पोर्शन हम लोग देख रहे थे जो ड्यूरिंग द मेइजी रेस्टोरेशन द जापानीज एम्परर द पोजीशन ऑफ द जापानीज एम्परर चेंज्ड फ्रॉम अ पॉलिटिकल लीडर. Now he is not only a political leader, he is also the national hero, because the emperor can change the nation. And in the end of the Meiji Restoration, we'll see how the Japanese emperor he made the Japan as a imperialistic country. Japan कैसे एक imperialistic country हो गया, and that was one of the causes behind the First World War, when Japan tried to occupy more and more countries, tried to make more and more colonies. तो जापान जब कोशिश कर रहा है अपना कॉलोनी बनाने का, बट इसका शुरुआत कहां से हुआ था? स्टार्टेड फ्रॉम द मेइजी रेस्टोरेशन. मेइजी रेस्टोरेशन में सबसे पहले जो नेशनल, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग फॉर द नेशन, लव फॉर द नेशन, ये जो हुआ था, जो मेइजी रेस्टोरेशन में हुआ था. जो प्रोसेस में क्या था हम लोग देखे हैं, जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था मेइजी रेस्टोरेशन में. जो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, जो ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उसको धीरे धीरे बदलाया जा रहा है, और वहां पे एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में ले आया जा रहा है. नया एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जो जिसको एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक सही तरह से स्मूथली रन करे. नेक्स्ट क्या था? जो स्कूलिंग सिस्टम को, स्कूल को बदलाया जा रहा है. स्कूल में जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है. स्कूल एकदम वेस्टर्नाइज हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज के जैसे स्कूल हो रहा है. यहाँ पे जापान और चाइना का डिफरेंस था. चाइना में फर्स्ट वेस्टर्न स्कूल that was made by the Christian missionaries, but in Japan, the Japanese people, the Japanese government, they made the westernized school in Japan. और क्वाइट ऑब्वियस, जब ऐसे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, और हर एक जगह ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन में देखे हैं हम, लोकल विलेज ऑर्गेनाइजेशन को मोर ऑटोनॉमी दिया जा रहा है. उनको रेवेन्यू कलेक्शन, पैसा देश को रिकंस्ट्रक्ट करना है, बट उसको करने के लिए क्या चाहिए? पैसा. गवर्नमेंट ट्रेजरी होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी में पैसा भरना चाहिए है. और वो ट्रेजरी कहां से भरेगा? ट्रेजरी भरेगा रेवेन्यू से, रेवेन्यू जनरेट है. तो लोकल अथॉरिटीज को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मोर ऑटोनॉमी दिया गया था. जो वो अपना जो स्कूल, बेसिक हेल्थ, ये सब जो बेसिक नीड्स होता है एक ह्यूमन बीइंग का, तो उस बेसिक नीड्स को जो अपना रेवेन्यू कलेक्शन से उसको वो कर पाए. ठीक है, जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल जापानीज गवर्नमेंट के ऊपर वो डिपेंडेंट ना रहे. ओके, एक मॉडर्न आर्मी बनाया जा रहा है. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं, उसके साथ साथ एक मॉडर्न आर्मी बनाया जा रहा है. मॉडर्न आर्मी की क्या जरूरत है? जब देखा वेस्टर्न कंट्रीज आके मुझे अटैक कर रहा है, चाइना का रिजल्ट ऑलरेडी जापान ने देख लिया, तो अपने आप को सिर्फ इंडस्ट्री क्या, जॉब जनरेशन क्या, ये सब करके रिकंस्ट्रक्ट करने से नहीं होगा. इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाना पड़ेगा. स्ट्रॉन्ग आर्मी विथ मॉडर्न आर्टिलरीज मीन्स मॉडर्न वेपन्स, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वेपन्स. देखो तो जापान हर एक जगह मॉडर्नाइजेशन हो रहा है. मेइजी रेस्टोरेशन में हर एक जगह मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, और ये सब कुछ एम्परर, जो मेइजी रेस्टोरेशन में एम्परर को सामने रखते हुए हो रहा है. एम्परर ही वाज द नेशनल हीरो. ये स्कूल में कल क्लास में बोला ना, जो स्कूल में एम्परर के एक फोटो होता है, फोटो के सामने रोज सुबह बच्चे को, जैसे हम लोग प्रेयर में जो असेंबली में खड़े होते हैं, ऐसे असेंबली में खड़े होके उसके सामने नेशनल एंथम का कुछ ओथ लेना पड़ता. जो उस ओथ का पीछे का क्या रीजन था? जो मैं देश का काम में मैं आगे आऊंगा, मैं फ्यूचर जनरेशन, आई एम द फ्यूचर जनरेशन, इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली डू समथिंग फॉर द नेशन बिल्डिंग. ये तो कैसे होगा? अभी ये तो बोला गया, अभी ये कैसे होगा? छोटे उम्र से ही आर्मी ट्रेनिंग, जैसे कुछ जगह हमारे यहाँ भी एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर का जो ट्रेनिंग होता है, तो ऐसे जो उसका क्या है, एक बेसिकली एक पैरामिलिट्री ट्रेनिंग होता है. जब इन फ्यूचर कोई आर्मी में जाना चाहता है, तो उसके लिए एक पहले से ट्रेनिंग का. और ये भी होता है जब कोई जरूरत पड़ने पे जो एनसीसी कैडेट्स को बुलाया जाता है, जो वो भी जाके
सिचुएशन को हैंडल करे, जैसे पुलिस का कमी पड़े, क्या पैरामिलिट्री फोर्स भी कमी पड़े, तब जाके एनसीसी कैडेट्स को बुलाया जाता है। जैसे ड्यूरिंग दुर्गा पूजा मैंने रोड मैनेजमेंट के लिए और के लोकल सिस्टम को देखने के लिए एनसीसी कैडेट्स को बुलाया जाता है। तो ऐसे होता है। तो बट यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ये सब हो रहा है, बट वही कॉन्ट्रोडिक्शन, सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्शन एक है। एक जो ट्रेडिशनल सोच और ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोच में, आज भी घर में मोबाइल जब यूज कर, सबसे पहले जब मोबाइल यूज करना स्टार्ट किया था, घर में बड़े दादाजी दादी ये रहते हैं तो कभी कभी ये कह देते हैं, अरे ये सब मत यूज करो, इसको करके नुकसान होते हैं। अभी तुम क्या कहोगे? जो कंप्यूटर मोबाइल ये सब का जो पॉजिटिव इफेक्ट को तुम कहोगे, उनके लिए नेगेटिव इफेक्ट। तो यही है ट्रेडिशनल आइडिया, माने ट्रेडिशनलिज्म के साथ जो तुम्हारे जो मॉडर्नाइजेशन, ट्रेडिशनल और मॉडर्नाइजेशन दोनों का अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे जापान में भी देखा गया था। नेक्स्ट, जापान क्या कर रहे हैं मेइजी रेस्टोरेशन में? जापान इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर कैसे? लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो रहा है। यहाँ पे एक अंडरलाइन करके रखो और जानकारी भी रखो। देखो वहां पे जाइबात्सु मिलेगा बुक में, देखो जाइबात्सु क्या था? बिग फैमिली, बिग बिजनेसमैन फैमिली। बेसिकली जो जापानीज इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रीज बैंकिंग सिस्टम को ड्यूरिंग द मेइजी रेस्टोरेशन, फर्स्ट पेज नंबर 238 फर्स्ट पैराग्राफ का नीचे देखो, फर्स्ट पैराग्राफ का नीचे देखो जाइबात्सु। फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड लास्ट लाइन मीट में देखो। तो जाइबात्सु फैमिली बेसिकली क्या था? जो कुछ बिजनेसमैन फैमिली जो फैमिली बिजनेस बना रहे हैं, जो एक फैमिली जब बिजनेस कर रहा है। जाइबात्सु में मित्सुबिशी का पेन आज भी हम लोग यूज करते हैं, मित्सुबिशी कंपनी का है, मित्सुबिशी, यशुधा, 4 ऐसे बिग जाइबात्सु था। लिख के रख सकते हो, यहाँ पे शायद है नहीं एग्जाम्पल, है यहाँ पे? अच्छा, मित्सुबिशी, सोमितोमो, मित्सु, यशुदा, ये 4 था बिग फैमिलीज, बिग ऐसे जाइबात्सु जो जापान में सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, जापान में बैंकिंग सिस्टम को, जापानीज बैंक, जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये तुम्हारा चैप्टर में है नहीं बट ये भी जान के रखो, जो मैं बैंकिंग सिस्टम, जैसे इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम, एक बैंकिंग, प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम ग्रो अप हो रहा है। प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, तुम्हें मनी जनरेशन, फाइनेंशियल एक्टिविटी बढ़ेगा, तुम्हारे पास कुछ पैसा, क्योंकि बैंक का काम क्या होता है? बैंक का तो 2-3 काम है, बेसिक काम। बैंक तुमसे उधार में, तुम बैंक से उधार ले सकते हो, क्या बैंक को तुम जमा कर सकते हो। आज बैंक में जाके कोमल ने 100 रुपया जमा करके, 1000 रुपया जमा करके आया। बैंक, फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस, बैंक ये देखा है, जो कोमल कभी मैंने कोई एक पर्सन, XYZ कोई पर्सन जो डिपॉजिट कर रहा है, डिपॉजिट जो कर रहे हैं, वो एक साथ उनका सारे पैसा नहीं उठा लेते हैं। तो बैंक क्या करते हैं? देखा, जब नॉर्मली डिपॉजिटर्स अपना 10% रख के बाकी 10% उठा सकते हैं, बाकी बैंक में जमा ही रखते हैं। तो बैंक करते क्या है? जो 10% को जमा कर रखते हैं, बाकी जो 90% अभी बैंक उसको किसी को उधार में दे रहा है, मतलब जो लोन ले रहा है। अभी बैंक में जाके वैशु एक नया कुछ खरीदना चाहते हैं, क्या उसको जरूरत है लोन्स के, वैशु जाके लोन ले लिया बैंक से। अभी वैशु जाके, बैंक का काम क्या है? देखो, वैशु जाके तुमने लोन लिया, तुम तो लोन उसके लेकर तो तुम कुछ खर्चा करोगे, लोन को लेकर तो तुम घर में जमा नहीं रखोगे, तो तुमने उसको फिर से किसी को दिया, माने तुम कुछ खरीदा तो तुम उस दुकान में दिया। तो दुकानदार भी, जो दुकान का जो शॉप ओनर है, वो क्या किया? उस पैसे को बैंक में जाके फिर से जमा कर दिया, जमा कर दिया। अभी कितना पैसा उठा था? 900 रुपीज, ठीक है, 900 रुपीज उस दुकानदार ने, उस शॉप ओनर ने फिर से बैंक में जाके जमा कर दिया। तो 900 रुपीज का अभी बैंक ने क्या किया? उस 900 रुपीज से 10% रख लिया। 900 रुपीज का 10% रहेगा तो कितना होगा? 900 रुपीज में से 10% कटेगा 90 रुपीज। 90 रुपीज रख के बैंक बाकी
₹810 और किसी को देना चाहेंगे और किसी को उधार में देंगे। ये ऐसे जो इसको क्या कहते हैं, बैंक के बैंकिंग सिस्टम को अभी इस हर स्टेप में बैंक अभी जो डिपॉजिटर उसको बैंक कैसे इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि जैसे पहली बार वशु ने वहां से लोन लिया था तो वशु के ऊपर बैंक ने क्या किया, 10% इंटरेस्ट लगाया और कोमल को बैंक ने ये प्रॉमिस किया जो मैं तुम्हें इस सेविंग्स के ऊपर तुम्हें मैं 4% इंटरेस्ट देंगे। हुआ तो वशु से 10% ले रहा है, कोमल को 4% दे रहा है, कितना 6% बच रहा है, उस 6% जो बैंक का नया क्रेडिट जनरेशन हो रहा है। इसी को इस प्रोसेस को कहते हैं, इकोनॉमिक्स का बेसिक जगह है ये, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। जो बैंक का बेसिक काम, जो एक बैंकिंग सिस्टम का बेसिक काम इसी में चलता है। जो नॉर्मल बैंक करते हैं क्रेडिट क्रिएशन, और जो रिजर्व बैंक का काम होता है, रिजर्व बैंक का काम है क्रेडिट कंट्रोल। मोर इंपॉर्टेंटली जापान में इस टाइम एक रिजर्व बैंक में तैयार हो रहा है, जापानीज रिजर्व बैंक तैयार हो रहा है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को, बैंक को सिर्फ बैंक बनाने नहीं चलता है, बैंक को रेगुलेटिंग एक अथॉरिटी होना चाहिए जो बैंक को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों, देखो इंडिया में पहले था मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो तुम और सब जो बैंक देखते हो, इलाहाबाद बैंक जो रास्ते में देखते हो, इलाहाबाद बैंक तो अभी इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो गया, तो इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तुम जितना भी बैंक्स देखोगे, ये सभी स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब देखोगे, इसका ओरिजिन तुम नेट के सर्च करके तुम देख सकते हो, तो तुम देखोगे कोई एक पर्सन क्या, कोई 2-4 पर्सन मिलके ये बैंक बनाया था। मीन्स ये सभी बैंक का ओरिजिन था क्या, प्राइवेट। इंदिरा गांधी जब ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी इस बैंक को नेशनलाइज किया गया था। उसके पीछे मोटिव क्या था, तुम एक प्राइवेट बैंक, होता क्या, प्राइवेट बैंक में तुम पैसा जमा किया, बैंक टोटली बैंक हो गया है, बैंक क्रैश कर गया, बैंकिंग सिस्टम क्रैश कर गया। बैंक ने बोला मेरे पास, मैंने जितना पैसा लोन में दिया था वो पैसा मेरे पास कैसे हो सकता है, एक वो झूठ कह रहे हैं, नहीं तो उसने लोन में दिया था, उस लोन ने, जिसको लोन दिया था उसने उसको वापस नहीं किया। इन दैट केस बैंकिंग सिस्टम ये पूरा क्रैश कर जाएगा। तो क्या होता, प्राइवेट बैंक होता तो उसमें ताला लगा देता और जिसने डिपॉजिट किया था उसका पैसा चला गया। ये सिचुएशन ना आए इसलिए रिजर्व बैंक बनाया, इसीलिए इंदिरा गांधी ने बैंक को नेशनलाइज किया था। जो नेशनलाइज जितना भी गवर्नमेंट, नेशनलाइज बैंक मींस जो गवर्नमेंट बैंक है, जो गवर्नमेंटल रेगुलेशंस में रहेगा तो उसमें तुम सिक्योरिटी रहेगा, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बट एचडीएफसी ये सब तो जानते हो, एक्सिस ये तो प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक में यही डिफरेंशिएट होता है। अभी जापान में भी इसी यही टाइम पे जापान में भी एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम हो रहा है और बैंक को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी भी बनाया जा रहा है, बैंक को बना के छोड़ नहीं दिया। और जो जाइबात्सुस फैमिलीज को जापानीज एम्परर एनकरेज कर रहा है। क्यों एनकरेज कर रहे हैं? इनकरेज कर रहे हैं जे आप लोग और भी इन्वेस्ट कीजिए जापान को रिकंस्ट्रक्ट, जापान में इंडस्ट्रीज में जापानीज इंडस्ट्रीज में जो आप और भी इन्वेस्ट कीजिए। देखते हो ना, जो गवर्नमेंट कभी कभी प्राइवेट कंपनी के पास हेल्प मांगते हैं, प्राइवेट कंपनी के जो गवर्नमेंट से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का ढेर सारे कॉन्स्टेंट्स रहता है। जो गवर्नमेंट कुछ करने से पहले गवर्नमेंट को पार्लियामेंट का परमिशन, क्या बहुत सारे स्टेप्स, और सबसे बड़ी बात है जो फंडिंग, ये प्रॉब्लम हो जाता है। बट कभी कभी ये देखा जाए, आज टोटल हिसाब किया जाएगा तो मुकेश अंबानी के पास जितना पैसा है, इंडियन जो यूनियन गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी, उस ट्रेजरी में शायद इतना, इस ट्रेजरी में शायद इतना पैसा नहीं है। हाँ, विजय माल्या, पंजाब नेशनल, तो ऐसे होता है ना, जो ऐसे होता है जो बैंक से पैसा लेके लोग चले जा रहे थे, उसके बाद वो जो आया नीरव मोदी,
कुछ दिन पहले हुआ था नीरव मोदी, उसने भी, विजय माल्या तो जो किंगफिशर का जो ओनर थे विजय माल्या, वो भी कोलकाता से ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। भाई स्कूल नहीं, वो डिपेंड करता है। अभी बैंक देखेगा तुम्हारा इनकम कितना है। हाँ हाँ डेफिनेटली, हाँ तुम्हारा हाँ 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 हाँ, तो प्रॉपर्टी कोई दिखा, देखो प्रॉपर्टी को फर्जी प्रॉपर्टी कोई अपना कंपनी को दिखाया, कंपनी सुनो, कंपनी का इनकम दिखाया, अभी कंपनी का उतना इनकम था ही नहीं, जो फर्जी इनकम दिखाया था। क्या ये भी हो सकता है बैंक में कुछ जो मैंने बैंक एम्प्लॉयज उन्होंने गॉट अप किया था, उन्होंने कुछ उनसे पैसा लिया, लेके इतना लोन पास करा दिया था। अभी बैंक का भी मैंने इनर कोड का प्रॉब्लम भी हो सकता है, यही शायद है। एनीवे, तो हम लोग जहां पे थे, और इसी के साथ साथ जापान में देखना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। देखो एक बार मैं यहां से, द पॉपुलेशन 35 मिलियन इन 1872 इंक्रीज टू द 55 मिलियन इन 1920। To reduce population pressure, the government actively encouraged migration first to the northeast island, the Hokkaido. तो क्या है, जो गवर्नमेंट पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो जाए, मेन आइलैंड, जो मेन आइलैंड है, मेन आइलैंड से जिस आइलैंड में कम लोग हैं, उस आइलैंड में लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। तुम्हारे पास तुम पर कैपिटा इनकम किसको कहते हैं? पर कैपिटा इनकम मींस पर हेड इनकम। पर हेड इनकम कैसे? टोटल नेशनल इनकम, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जिसको जीडीपी जिसको कहते हैं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, जो रिजल्ट आता है दैट इज द पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम। एक कंट्री में टोटल जितना इनकम हो रहा है, उस इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। अभी इनकम तुम कब दिखा पाओगे ज्यादा? तुम्हारे पर कैपिटा इनकम कब दिखा पाओगे? जब तुम्हारे पास पैसा, पॉपुलेशन है, बट पॉपुलेशन तुम्हारे पास अंडर कंट्रोल है। पॉपुलेशन अंडर, चाइना अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, उल्टा भी कभी दिखाई देता है। जैसे कुछ साल पहले की बात था, ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन के लिए बोल रहे थे, लोगों को सिटीजनशिप दे रहा था, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए लोग कम हैं। अभी कोई कनाडा जाना चाहोगे, कनाडा अभी ऐसे माइग्रेशन सिटीजनशिप देना चाह रहा है। कोई हस्बैंड वाइफ आएगा तो उसका दोनों को ही, कोई है जाना चाहता है, बाद में उसने शादी किया तो उसको भी, तो ऐसे यंग जनरेशन को कनाडा में कैनेडियन सिटीजनशिप देने के लिए कनाडा बोल रहे हैं। तो कोई जाना चाहते हो तो चले जा सकते हो तो कनाडा। वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इंग्लैंड में वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है, तुम जाओगे तुम रास्ते में भूखे मरोगे। गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, पॉपुलेशन कम है, गवर्नमेंट तुम्हें बंदोबस्त कर देंगे। तो जापान उल्टा जापान को क्या कर रहे हैं? जापान पॉपुलेशन रिड्यूस करने के लिए एक आइलैंड से शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे आइलैंड में, कुछ पॉपुलेशन को इनकरेज कर रहे हैं, तो आप लोग उस आइलैंड में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि एक जगह पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो डेवलपमेंट का काम सही तरह से नहीं चल पाएगा। इसी तरह से जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जो जाइबात्सुस फैमिली और डायरेक्टली जाइबात्सुस फैमिली और इनडायरेक्टली पीछे से हम बोल सकते हैं जब इनडायरेक्टली गवर्नमेंटल जो एनकरेजमेंट, गवर्नमेंटल एनकरेजमेंट का वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। और इंडस्ट्री का सिचुएशन क्या था? इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द केसेस में जो देखा गया, जो वुमेन क्लास वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग के लिए वुमेन क्लास को ज़्यादा दिखाई दिया है। और मैक्सिमम केसेस में जापान में जो यूजेस ऑफ मशीनरीज बहुत जल्दी ही जापान ने अडॉप्ट कर लिया। कोई भी काम करने के लिए जापान बहुत जल्दी ही अपना जो टेक्नोलॉजी को कोई भी एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके नया टेक्नोलॉजी बनाने का कोशिश कर लेते हैं। इन द मीन टाइम जापान में
एक मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम, मॉडर्न रेवेन्यू जनरेशन के लिए मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम, रेलवे ट्रैक भी बन गया, रेलवे एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी था। जैसे इंडिया में भी रेलवे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था, जस्ट बिकॉज फैक्ट्री से फिनिश्ड गुड्स पोर्ट तक जाएगा, क्या जो रॉ मटेरियल्स कंट्री का अंदर से रॉ मटेरियल्स कंट्री का अंदर से पोर्ट तक जाएगा, पोर्ट से वो देश के बाहर चला जाएगा, जस्ट सामान को ले आने के, जिसको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली बना हुआ था। हाँ, धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन के लिए ये भी हो गया, जो लोग पैसेंजर्स ट्रेन्स भी हो गया। तो देखो, नंबर ऑफ पीपल इन मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 lakhs in the 1870 to 4 million in 1913. So within few years, within 43 years, the manufactured people involving in the manufacturing industries that increased. Most of them work in the unit employing less than 5 people and using neither machinery nor electric power. Over half of these employed in the modern factories were women, and it was women who organized the first modern strike in 1886. Underline, in Japan, the Japanese workers, they first organized the modern strike. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वर्किंग क्लास है, और स्ट्राइक नहीं होगा, वर्कर्स के जो एजिटेशन नहीं होगा, दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. After 1900, the number of men began to increase, but only in the 1930 did male workers began to outnumber women. 1930 के बाद जाके जो वुमेन से देखा गया, मेन ज्यादा वर्किंग पर्सन में मेल पर्सन को ज्यादा दिखाई दे रहा है. बट बिफोर 1930 मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर फ्रॉम द female class. The size of the factories also began to increase. Factories employing more than 100 workers, just over 1,000 in 1909, jumped to 2,000 by 1920 and 4,000 by the 1930s. Yet even in the 1940, there were over 550,000 workshops and employed less than 5 employees. तो ऐसे इसी तरह से कंपनी भी, फैक्ट्री भी हो रहा है. एक कहावत था जो जिस जापान में ये समय हर एक घर के नीचे एक मशीन होता, मशीन में कोई ना कोई काम हो रहा है, जहाँ जो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम तो सुने ही हो, ग्रैंड जीटी रोड जिसको कहता है, ग्रैंड ट्रंक, शेरशाह सूरी राजपथ, जो शेरशाह के समय बना हुआ था, शेरशाह सूरी राजपथ जो कोलकाता से लेके लाहौर तक लंबा राजपथ. तो इस ग्रैंड ट्रंक रोड जब ही, जहाँ पे हमारे कृष्णेंदु सर का घर है, उस एरिया बेसिकली इंडस्ट्रियल बेल्ट था, जूट इंडस्ट्री के लिए फेमस था. तो उस एरिया में एक वहाँ पे भी ऐसे कहावत है, उस रास्ते से जीटी रोड का जो कवर करते हैं, दोनों तरह का रास्ता एकदम कॉन्जेस्टेड है और ठीक गंगा के बराबर जा रहा है, गंगा जैसे जा रहा है गंगा के बराबर. तो दोनों तरह के रास्ते में एकदम कॉन्जेस्टेड एरिया है और घर एक के बाद मकान है. तो एक कहावत था उस जगह के लिए, जो हर एक घर के नीचे एक लेथ मशीन होता है. लेथ मशीन जो जिसमें लोहे को काटता है, घर में बैठ के लोहे को काटता है, जो कुछ एंसिलरीज इंडस्ट्रीज के लिए कोई किसी कंपनीज को के फैक्ट्री को कुछ सप्लाई देना होता है. तो जो छोटा मोटा चीज़ जो बनाया जाता है वो फैक्ट्री अपने से नहीं बनाते. मतलब स्टीयरिंग बनाएगा गाड़ी का, तो स्टीयरिंग में मान लो कोई एक कुछ स्क्रू लगेगा, स्क्रू थोड़ी ना उस कंपनी अपने से मैन्युफैक्चर करेगा, स्क्रू कभी ऐसे कोई मैन्युफैक्चर, वो अपना इंजन बनाएगा. इंजन है मेन मैटर, बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग वो और दूसरे कंपनी से वो लेते रहते हैं.
हमारे दूसरे फैक्ट्रीज को टेंडर दे देता है, वहाँ से लेता है, क्योंकि देखा गया है अपने से बनाने के लिए जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो रहा है उससे दूसरे से खरीदने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और उसमें क्या उतने हैजर्ड्स नहीं रहता है। इतना छोटे छोटे चीज़ सामान बनाने के लिए इतना अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट उसको नहीं करना पड़ता है। तो इस जो साइड इंडस्ट्रीज होता है इसको कहा जाता है एंसिलरीज इंडस्ट्रीज। तो एंसिलरीज इंडस्ट्रीज भी जापान में इस टाइम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए एंसिलरीज इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आफ्टर एवरीथिंग ऑफ दिस, आफ्टर हाउ जापान, अभी तक हम लोग देख लिया हाउ जापान बिकेम अ मॉडर्न स्टेट। एक मॉडर्न स्टेट कैसे हुआ, अभी मॉडर्न स्टेट जब हो गया, अभी दे नीड मोर फूड, मोर टेरिटरी, more basically for more market, for more resources and more market. More market. Why more market? British East India Company इंडिया में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया था। इंडिया में बिजनेस करने दो रीजन, एक है रॉ मटेरियल लेना और एक है अपना मार्केट को कैप्चर करना। क्योंकि आज इस क्लास में बैठ के कोई एक को, इसको ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग, कोई एक क्लास